Hello everyone, welcome back to Ambition Nursing classes. In this class, we are going to learn about ear disorders, that is Meniere's disease. So, what is Meniere's disease? So, Meniere disease, it is a long-term disease of inner ear. इनर ईयर का कंडीशन होता है. यूजुअली इसका इटियोलॉजी जो है वो अननोन है और वी कैन से इडियोपैथिक है. ठीक है, इसमें क्या होता है, जो हमारे इनर ईयर में एंडोलिम्फ प्रेजेंट होता है ना, एंडोलिम्फ क्या होता है, एक फ्लूइड होता है विच इज़ प्रेजेंट इन इनर ईयर. तो जब उस एंडोलिम्फ के फ्लूइड में क्या होता है, इम्बैलेंसेस प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, इम्बैलेंस होता है या फिर बोल सकते हैं हम एक्यूमुलेशन ज़्यादा होता है एंडोलिम्फ डक्ट सिस्टम में. अगर कोई ब्लॉकेज है जिसकी वजह से फ्लूइड ज़्यादा एक्यूमुलेट हो रहा है ना, तो उसकी वजह से अगर कोई भी इम्बैलेंस होता है तो दिस कंडीशन इज़ नोन एज मेनियर्स डिजीज़. जैसा आपको पता भी होगा कि इनर ईयर हमारा जो है वो किसके लिए होता है, फॉर बैलेंस एंड फॉर द हियरिंग. ठीक है, इनर ईयर में हमारा एंडोलिम्फ प्रेजेंट होता है, एक फ्लूइड होता है. अगर उसका जो है इम्बैलेंस हुआ तो क्या डिजीज़ होता है, उसको बोलते हैं मेनियर्स डिजीज़. So let us study the definition. Meniere's disease or the syndrome, also known as idiopathic endolymphatic hydrops, is an uncommon disorder of inner ear. As I already told you, ये किसका disorder है inner ear का, which occurs when the normal fluid and electrolyte balance of the inner ear is disrupted. Clear? सी, ये हमारा इनर ईयर का एक एनाटमी दिया हुआ है. दिस इज अवर इनर ईयर. सो इनर ईयर इज अ क्लोज सिस्टम ऑफ फ्लूइड फिल्ड इंटरकम्युनिकेटिंग मेम्ब्रेनस सैक्स एंड डक्ट्स विच लाई विद इन कॉम्प्लेक्स इंटरकम्युनिकेटिंग बोनी कैविटीज एंड कैनाल्स. क्या होता है इंटरनल लेयर में, जो मैंने आपको बताया एंडोलिम्फ होता है. ये जो फ्लूइड होता है ये हमारा यहाँ पे जो भी इनर ईयर में डक्ट्स या फिर सैक्स है तो उसके अंदर से मूव करता है, विच हेल्प्स इन हियरिंग और हमारा बैलेंस मेंटेन करने में. ठीक है, सी, इंटरनल ईयर में हमारा बोनी लैब्रिन्थ होता है और मेम्ब्रेनस लैब्रिन्थ होता है, जिसमें हमारा कोक्लिया, वेस्टिब्यूल, सेमी सर्कुलर कैनाल्स होता है. सो इसी के थ्रू जो हमारा फ्लूइड है वो पूरा सर्कुलेट करता है. सो अगर मान लो इसमें कोई भी ब्लॉकेज आता है ना, ब्लॉकेज आ रहा है या फिर हमारा एक्सेस में प्रोड्यूस हो रहा है, तो क्या हो सकता है, हमारा जो फ्लूइड है उसमें इम्बैलेंस आएगा, जिसकी वजह से इट कैन कॉज अ डिजीज़ नोन एज मेनियर्स डिजीज़. क्लियर है? आई होप दिस डेफिनेशन इज़ क्लियर टू यू. सी डेफिनेशन, इट इज़ अ सिंड्रोम कैरेक्टराइज बाई ट्रायड ऑफ सिम्टम्स. जो अभी मैंने बताया कि होता क्यों है, कैसे होता है, तो उसकी वजह से जो सिम्टम्स आते हैं उसको हम बोलते हैं ट्रायड ऑफ सिम्टम्स. मीन्स मेनली 3 सिम्टम्स इसमें होते हैं. डैट इज़, फर्स्ट आता है वर्टिगो, देयर विल बी अटैक्स ऑफ इनकैपेसिटेटिंग वर्टिगो, सेंसोरी न्यूरल हियरिंग लॉस होगा पेशेंट को, एंड टिनिटस. ठीक है, टिनिटस क्या होता है, देयर विल बी रिंगिंग सेंसेशन इन द ईयर्स. और इसके अलावा क्या हो सकता है, पेशेंट को अगर वहाँ पे एंडोलिम्फ हमारा ज़्यादा एक्यूमुलेट हो रखा है तो पेशेंट को फुलनेस होगा ईयर में. ठीक है, या फिर प्रेशर फील होगा. ठीक है, इट यूजुअली अकर्स इन द एडल्टहुड. सी, नॉर्मल मेम्ब्रेनस लैब्रिन्थ हमारा ऐसा होता है. ठीक है, ये हमारा सेमी सर्कुलर कैनाल्स है. और बट अगर एंडोलिम्फ हमारा ज़्यादा एक्यूमुलेट हो गया, इधर ज़्यादा एक्यूमुलेट हो गया, तो ये सारा जो कैनाल्स है और ये डक्ट्स है, ये सब क्या हो जाएगा, डायलेट हो जाएगा. क्लियर? नेक्स्ट आता है रिस्क फैक्टर. सो मैंने जैसे आपको बताया कि जो इसका इटियोलॉजी है वो अननोन है, जो मेन कॉज है इट इज़ अननोन और वी कैन से इडियोपैथिक है. बट देयर आर सम रिस्क फैक्टर विच कैन कॉज द मेनियर्स डिजीज़. और वो क्या क्या है, ड्यू टू सम मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स की वजह से हो सकता है, एनी टॉक्सिसिटी, एलर्जीज, इमोशनल फैक्टर्स, या फिर आप बोल सकते हो एनवायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से भी हो सकता है. ये कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर्स ऐसे विच कोज इम्बैलेंस है ना, और दे कैन बी जेनेटिक हो सकता है. देन सर्कुलेटरी डिसऑर्डर है, या फिर एनाटॉमिकल एबनॉर्मेलिटीज़ है जिसकी वजह से ब्लॉकेज हो रहा है डक्ट में, है ना, ब्लॉकेज ऑफ डक्ट्स, या फिर आपका कोई भी ऑटो इम्यून कंडीशंस की भी वजह से हो सकता है. सो दीज आर सम ऑफ द रिस्क फैक्टर्स लीडिंग टू मेनियर्स डिजीज़.
नेक्स्ट आता है पैथोफिजियोलॉजी, हाउ इट अकर्स. सो ड्यू टू द etiological factors, etiological factors can be environmental factors, it can be genetic, है ना, या फिर आपने और भी ऑटो इम्यून पढ़ा. तो अगर कुछ भी etiological factors प्रेजेंट है और इफ़ देयर इज़ एन ओवर प्रोडक्शन ऑफ एंडोलिफ या फिर ब्लॉकेज इन द पाथवे, ब्लॉकेज इन पाथवे, सो इट कैन लीड टू द एक्यूमुलेशन ऑफ द एंडोलिम्फ इन द इनर ईयर. अगर कोई भी ब्लॉकेज है तो ज़्यादा एंडोलिम्फ प्रोड्यूस होगा, है ना, ज़्यादा एक्यूमुलेट होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, पेशेंट को इनर ईयर पे क्या होगा, प्रेशर फील होगा. अगर प्रेशर फील हुआ तो देयर कैन बी द रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, है ना, विच कैन लीड टू द परमानेंट हियरिंग लॉस एंड वेस्टिबुलर फंक्शंस, विच कैन बी बैलेंस मेंटेन नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से पेशेंट को क्या क्या फीचर्स आएंगे, टिनिटस होगा, देन पेशेंट कैन हैव द वर्टिगो, वर्टिगो की वजह से पेशेंट कैन हैव द नोजिया, वॉमिटिंग, है ना. सो दीज ऑल आर द सिम्टम्स विच द पेशेंट कैन हैव. सो व्हाट आर द क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन. सो हमने जैसे आपको ऑलरेडी बताया है, देयर आर ट्रायड सिम्टम्स, ट्रायड ऑफ सिम्टम्स होता है. जो हमने क्या क्या पढ़ा था, फर्स्ट हमने पढ़ा टिनिटस, वर्टिगो होगा पेशेंट को, देन पेशेंट कैन हैव दिस हियरिंग लॉस एंड फुलनेस भी होगा, फुलनेस इन द ईयर, ठीक है. पीरियोडिक एपिसोड्स ऑफ वर्टिगो, डिजीनेस, टिनिटस, सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस. जो टिनिटस है और जो हमारा सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस है, इट इज़ यूजुअली यूनिलेटरल होता है, एक साइड में होगा. देन फुलनेस या फिर प्रेशर फील होगा. देयर कैन बी नोजिया, वॉमिटिंग, डायरिया, इंक्रीज पल्स, डायोफोरेसिस एंड डिसओरिएंटेशन कैन बी देयर. क्लियर. नेक्स्ट आता है हमारे पास डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन. फर्स्ट आता है हिस्ट्री. जब भी आप डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन लिखते हो किसी भी डिजीज़ कंडीशन का, तो आपको हमेशा पहले लिखना है हिस्ट्री एंड द फिजिकल एग्जामिनेशन, क्योंकि सबसे पहले हम क्या करते हैं, असेसमेंट करते हैं ना. सो हिस्ट्री आप लेंगे कि ये कब से हो रहा है, आपको ये कंडीशन कब से है ना, और आपको क्या क्या सिम्टम्स हो रहा है, वो आप हिस्ट्री में लेंगे. ये आपको किसी फैमिली में तो नहीं है, फैमिली हिस्ट्री और वो सब लेंगे. नेक्स्ट आता है फिजिकल एग्जामिनेशन. हेड टू टो एग्जामिनेशन करेंगे, हेड टू टू, बट स्पेशली क्या, ईयर एग्जामिनेशन, स्पेशली ईयर एग्जामिनेशन पे आप ज़्यादा फोकस करेंगे. देन ओटोस्कोपिक एग्जामिनेशन करेंगे. देन रिनेज एंड वेबर टेस्ट, वेबर टेस्ट विद द हेल्प ऑफ ट्यूनिंग फॉर्क. एंड रिनेज टेस्ट में क्या होता है, वी चेक द एयर कंडक्शन शुड बी मोर देन बोन कंडक्शन, देन इट इज़ नॉर्मल, ठीक है. देन और क्या कर सकते हो, ऑडियोमेट्रिक एग्जामिनेशन करेंगे टू डिटेक्ट द हियरिंग लॉस, ठीक है. देन इलेक्ट्रोनिस्टैग्मोग्राफी करेंगे. देन ऑडियोमेट्रिक ब्रेन स्टेम रिस्पॉन्स. सो दीज आर द डायग्नोस्टिक टेस्ट विच कैन बी डन टू आइडेंटिफाई द मेनियस डिजीज़. नेक्स्ट है मैनेजमेंट. सो मैनेजमेंट के आपका मेन गोल क्या होगा, जो आपके सिम्टम्स उनको कम करना है ना, कि सिम्टम्स को कम करना, ठीक है. और सिम्टम्स में क्या था, वर्टिगो था, तो टू कंट्रोल द वर्टिगो, प्रिजर्व हियरिंग बिकॉज इट कैन लीड टू द हियरिंग लॉस एंड स्टेबलाइज द टिनिटस, ठीक है. सो हमारे इसमें दो टाइप में हम करते हैं मैनेजमेंट. फर्स्ट इज़ नॉन फार्माकोलॉजिकल एंड सेकेंड इज़ फार्माकोलॉजिकल. तो नॉन फार्माकोलॉजिकल में हम क्या करेंगे, लो सोडियम डाइट देंगे, ताकि जो वाटर रिटेंशन और सोडियम रिटेंशन जो है कम हो जाए, है ना. सोडियम और वाटर रिटेंशन कम होगा तो जो एंडोलिम्फ का एक्यूमुलेशन है वो कम होगा, ठीक है. जिसकी वजह से जो भी सिम्टम्स आ रहा था, लाइक फुलनेस आ रहा था या फिर आपको वर्टिगो, टिनिटस आ रहा था, वो सब कम होगा, ठीक है. सो वी रिकमेंड द पेशेंट टू टेक अ लो सोडियम डाइट. नेक्स्ट आता है अवॉइडेंस ऑफ कैफीन, निकोटीन एंड अल्कोहल. तो इन सब का बोलेंगे पेशेंट को अवॉइड करना है, ऑल द कैफीन कंटेनिंग फूड्स. नेक्स्ट आता है फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट में क्या करेंगे, फर्स्ट देंगे वेस्टिबुलर सप्रेसेंट्स. जो एंडोलिम्फ ज़्यादा हमारा हो रहा है, ज़्यादा बन रहा है ना, ज़्यादा एक्यूमुलेशन हो रहा है, तो उसके लिए देंगे हम वेस्टिबुलर स्टिमुलेंट्स. एग्जाम्पल आता है मैक्लिजाइन. देन नेक्स्ट हम देंगे डायूरेटिक्स, क्योंकि जितना भी फ्लूइड एक्यूमुलेट हुआ है, टू रिमूव दैट फ्लूइड, या फिर जो भी हमारा ईयर पे प्रेशर आ रहा है ड्यू टू दैट एक्यूमुलेशन ऑफ द फ्लूइड, वो डायूरेटिक्स से कम होगा. एग्जाम्पल है
हाइड्रोक्लोरोथाइजाइड एग्जाम्पल है जो कि हम ड्रग देंगे पेशेंट को टू डिक्रीज द फ्लूइड प्रेशर लोड इन द इनर ईयर। देन वैसोडाइलेटर्स देंगे बिकॉज जब फ्लूइड एक्यूमुलेट हो रहा है उसकी वजह से क्या हो रहा है, पेशेंट को फुलनेस हो रही है ना। अगर वैसोडाइलेटर्स दे देंगे तो वो फुलनेस और प्रेशर जो है इनर ईयर पे वो कम हो जाएगा। देन एंटीकोलिनर्जिक्स एग्जाम्पल एट्रोपिन वगैरह है, दीज आर द एंटीकोलिनर्जिक्स। एंटीकोलिनर्जिक्स का काम क्या होता है, टू डिक्रीज द सिक्रेशंस, है ना। तो जो भी हमारा एंडोलिम्फ ज़्यादा सिक्रेट हो रहा है एंटीकोलिनर्जिक से वो सिक्रेशंस कम होगा एंड पेशेंट के सिम्टम्स रिजॉल्व होंगे। नेक्स्ट आता है एंटीएमेटिक। सो लाइक पेशेंट को बोला हमने वर्टिगो होता है, तो वर्टिगो की वजह से पेशेंट कैन हैव द नोजिया एंड वॉमिटिंग। So we have to provide patient with the antiemetics. Example trimethophenzamide 250 mg TDS 3 times a day देंगे। Then next anti-inflammatory, patient को usually itching भी होता है इसकी वजह से, so we give the anti-inflammatory drugs also. क्लियर है फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट। नेक्स्ट आता है सर्जिकल मैनेजमेंट। सर्जिकल मैनेजमेंट में फर्स्ट है हमारा ओटोटॉक्सिक एब्लेशन थेरेपी। ओटोटॉक्सिक एब्लेशन थेरेपी से ये फोटो है, इसमें क्या करते हैं इंट्राटिम्पैनिक इंजेक्शन देते हैं। सी ये आते हैं हमारे टिम्पैनिक मेम्ब्रेन और इनर ईयर में हम डायरेक्टली इंजेक्ट करते हैं हमारी क्या एंटीबायोटिक्स। सो दिस इज नोन एज ओटोटॉक्सिक एब्लेशन थेरेपी। नेक्स्ट है एंडोलिम्फेटिक डीकम्प्रेशन, कि जो एंडोलिम्फेटिक डक्ट्स में या फिर सैक्स में हमारा क्या हो गया है, ज़्यादा फ्लूइड एक्यूमुलेशन हो गया है, तो उसको हम क्या करते हैं, कट करते हैं और वो फ्लूइड रिमूव करते हैं, विच इज़ नॉन एज एंडोलिम्फेटिक डीकम्प्रेशन। नेक्स्ट आता है थर्ड लेब्रिंथेक्टमी। जो लेब्रिंथ है जहाँ पे हमारा ये सारा फ्लूइड सर्कुलेट करते हैं, तो वी विल कट दैट। क्लियर? Labyrinthectomy. So these are the surgical management of Meniere's disease. Next are the complications, क्या क्या हो सकते हैं। They can be partial और total hearing loss हो सकता है। Then constant tinnitus हो सकता है पेशेंट को, और पेशेंट कैन हैव द बैलेंस डिसेबिलिटी। फियर हो सकता है इस कंडीशन की वजह से। दे कैन बी फोबिया, डिहाइड्रेशन, डिक्रीज क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड ट्रॉमा फ्रॉम फॉल। फॉल भी हो सकता है अगर पेशेंट को वर्टिगो है कॉन्टिन्यूस, है ना। सो दीज कैन बी द कॉम्प्लिकेशंस ऑफ मेनियर्स डिजीज। So this much is the topic. I hope this topic is clear to you. This is a very simple topic. अगर आपको definition समझ में आ गया तो you can write the whole disease condition in your exam. So आज हमने क्या पढ़ा? We have discussed about this Meniere's disease, its definition. Then we have discussed about the risk factors, pathophysiology, the clinical manifestations, diagnostic evaluations, and then the management, that is non-pharmacological and the pharmacological management and the surgical management, and the last we have discussed about the complications. So if you have any doubt, please write down in the comment section, and if you like the video, please like, share, comment and subscribe the